सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है, तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। In the previous class, we had discussed right to equality, Article 14 to 18. Today, we will discuss right to freedom. पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्वालिटी से रिलेटेड राइट्स पढ़ा। इस क्लास में हम लोग फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रीडम का मीनिंग। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब जहां कोई प्रतिबंध ना हो, हमें कोई कंट्रोल ना करे, है ना। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। मतलब किसी तरह का दखल ना हो, कोई अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, वो चाहे कोई व्यक्ति हो या सरकार। हम अपने सोसाइटी में बिल्कुल फ्रीली रहना चाहते हैं। किसी काम को हम अपने ढंग से करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें डिक्टेट करे कि ऐसा करो वैसा करो। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन के लिए कई तरह के फ्रीडम दिए हैं। राइट टू फ्रीडम को स्टूडेंट्स आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 में रखा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, freedom to reside in any part of the country and practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। इसमें इतने सारे फ्रीडम दिए गए हैं, इसीलिए राइट टू फ्रीडम को क्लस्टर ऑफ सेवरल राइट्स भी कहा जाता है। पर हमें यह ध्यान रखना है कि इन फ्रीडम को ऐसे एक्सरसाइज करना है जिससे दूसरों के फ्रीडम का वायोलेशन ना हो, हमारे फ्रीडम से कोई पब्लिक न्यूसेंस या डिसऑर्डर पैदा ना हो। एक बात समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फ्रीडम दिए है ना, वो लाइसेंस टू डू एनीथिंग नहीं है। इसीलिए सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट हमारे फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आइए अब एक एक करके मिले हुए फ्रीडम को पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 9, 1 क्लॉज A। आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स। जब हम दूसरों से फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं, तभी हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कई सौ लोग एक तरह सोचते हो, फिर भी आपकी राय अलग हो सकती है और आप उस राय को फ्रीली व्यक्त कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, पेरेंट्स या रिलेटिव से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एसोसिएशन की एक्टिविटी से भी डिसएग्री करते हो, तो उन्हें भी आप अपने कन्वर्सेशन में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप अपने विचारों को बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अपने विचारों को किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में लेख लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आप कोई पेंटिंग बनाकर, पोएट्री लिखकर, मूवी बना करके भी ऐसा कर सकते हैं। आज के जमाने में ट्वीट भी कर सकते हैं। पर यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं। आप कुछ काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? You cannot use this freedom to instigate violence against others। आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते। You cannot use it to incite people to rebel against the government। आप सरकार के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए उकसा नहीं सकते। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation। आप दूसरों के खिलाफ झूठी बात कहकर उसे बदनाम नहीं कर सकते जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। समझ गए? ओके। आर्टिकल 19(1) क्लॉज B,
the right to assemble peacefully and without arms. Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue. बच्चों, हमारे नागरिकों को यह अधिकार है कि वे किसी इशू पर जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ये सब तो आपने लोगों को करते हुए ऑब्जर्व किया ही होगा। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or to seek votes for a candidate or party in an election. But such meetings must be peaceful. मतलब वे किसी समस्या पर चर्चा करने, किसी कॉज के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाने के लिए या किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें पीसफुल होनी चाहिए। इन बैठकों में आर्म्स यानी कि हथियार नहीं रखे जा सकते हैं। आप ऊपर राइट और लेफ्ट में लोगों को बगैर हथियार के बैठे देख सकते हैं। एक तरफ मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ लोग किसी बात पर नाराजगी दिखला रहे हैं। Article 19(1) Clause C, right to form association or unions or cooperative societies. So citizens also form associations. नागरिक अपना संगठन भी बना सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए वर्कर्स यूनियन बना सकते हैं। कुछ लोग करप्शन या पॉल्यूशन के खिलाफ कोई कैंपेन चला सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। नीचे आप एक तरफ एसोसिएशन देख सकते हैं और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का रोड शो। आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन को पूरे देश में घूमने फिरने की आजादी देता है। पूरे देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई, वी आर फ्री टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक देश के किसी भाग में भी रह सकते हैं और बस सकते हैं। मान लो कि झारखंड का कोई व्यक्ति चेन्नई में बिजनेस करना चाहता हो। अब इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो पहले वहां रहा है या नहीं, या वहां उसके कनेक्शंस हैं या नहीं, बस वो इंडियन सिटीजन है, यही काफी है। हम लोग जो लार्ज स्केल माइग्रेशन देखते सुनते हैं ना, कि लोग जॉब की तलाश में गांव से शहर या छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं और बाद में कुछ वहीं बस भी जाते हैं, तो ये सब इन्हीं दो राइट्स, राइट टू ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड राइट टू रेजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया के कारण होता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम टू रेजाइड एंड सेटल एक्चुअली म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री हैं। Their purpose is to remove barriers inside India. They uphold India's national unity and integrity. Article 19(1) Clause G, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ये राइट लोगों को कोई भी पेशा, कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की आजादी देता है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ यही काम करें। So this right basically grants a person the freedom to choose the source of his or her choice of living. Also, women cannot be told that some kinds of occupations are not meant for them. महिलाओं को ये नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। Not only this, people from deprived castes cannot be kept to their traditional occupations. पिछड़ी और कमजोर जाति के लोगों को भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपने ट्रेडिशनल पेशे में ही रहें। This is all about Article 19. Let us talk about Article 20. Article 20 takes care to safeguard the rights of person accused of crimes. Because it is not given in the book, so I am also skipping this right. Let us come to Article 21. Article 21. The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Constitution कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। It means no person can be killed unless the court has ordered a death sentence.
इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोर्ट किसी को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा भी नहीं जा सकता। इसका यह मतलब भी होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी सिटीजन को गिरफ्तार कर सकती है, पर कैसे? बाय फॉलोइंग प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अरेस्ट करने का भी प्रोसीजर ले डाउन है, उसको फॉलो करके। जैसे a person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. गिरफ्तार किए हुए या हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के कारण की जानकारी देनी होगी। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. ऐसे व्यक्ति को अपने वकील से सलाह मशवरा करने का अधिकार है और वो अपने बचाव के लिए वकील कर भी सकता है। यदि आप ग्वांटानामो बे और कोसोवो का केस याद करें तो आपको क्या लगता है, लोगों को किस बात से वंचित रखा गया था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर आर्टिकल 21 सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका दायरा हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू लिव is not merely confined to physical existence, but it also includes within its ambit the right to live with dignity. तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस राइट का अर्थ सिंपली राइट टू लिव नहीं है, बल्कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। कोर्ट का यह भी मानना है कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड भी है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। समझ गए? ओके। इस तरह आपके बुक के हिसाब से राइट टू फ्रीडम खत्म होता है, पर मैं एक और अंतिम बात करके ये क्लास खत्म करूंगा। क्या आपने ये सुना है कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है? अगर सुना है तो सही सुना है। इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 21A में इंसर्ट किया गया है। ये आर्टिकल हमें क्या देता है? आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एज ए फंडामेंटल राइट। तो इस तरह सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, न कि हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन को। ठीक है, let me stop here, students. I hope you have understood this topic. In the next class, we will discuss the next right against exploitation. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.